कमोडिटी बाजार के पूरे एक्शन पर नजरें रहेंगी, लेकिन पहले बात करेंगे ग्वार पैक की, जहां पर लगातार गिरावट देखने को मिल रही है और ग्वार सीड 5 महीने और ग्वारगम 4 महीने के नीचे कारोबार कर रहा है। क्या है कारण, कहां तक आएगी गिरावट, इस पर करेंगे बातचीत। हमारे साथ कैलाश चंद मनोज कुमार के डायरेक्टर मनोज जाजू मौजूद हैं। साथ ही सोने की कीमतों में आई गिरावट किस स्तर तक जारी रह सकती है और अक्षय तृतीया पर इस गिरावट का कितना असर होगा। ब्रेक के बाद इस पर बातचीत करेंगे। मातेश्वरी गोल्ड के सीईओ अनुराग रस्तोगी हमारे साथ बने रहेंगे। साथ ही स्ट्रैटेजीज पर चर्चा करने के लिए एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज के एवीपी वंदना भारती हमारे साथ बनी हुई है। लेकिन सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं ग्वार पैक की, जहां पर हम गिरावट देख रहे हैं ग्वारगम ग्वार सीड दोनों में ही। मनोज आज हमारे साथ बने हुए हैं। मनोज जी नमस्कार, स्वागत है आपका। तो अगर हम प्राइसेस देखें, 5 महीने के लोअर लेवल्स पर ग्वार सीड आ चुका है, 5200 के नीचे हमने मई वादा कारोबार करते हुए देखा है। ग्वारगम 4 महीने के लेवल्स पर है, यहाँ पर 9800 के नीचे ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये लगातार 5वां हफ्ता है जब कंसिस्टेंटली लाल निशान में कारोबार होते हुए देख रहे हैं। सबसे पहले समझना चाहेंगे कि इस गिरावट के पीछे के कारण क्या है, सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है, और भी फैक्टर्स हैं? देखें, ये डिमांड की बात करें सबसे पहले तो डिमांड तो पिछले 10 सालों को देखें तो उस सबसे बढ़िया इस साल ये डिमांड चल रही है। लेकिन हुआ क्या कि चाहे किसान हो चाहे व्यापारी हो, इन लोगों ने इतने लंबे समय से माल को होल्ड कर रखा था, तो वो लोग थकावट महसूस करके और माल को लगातार बिकवाली कर रहे हैं। अगर डिमांड की बात करें तो लास्ट ईयर जो डिमांड 1,20,00,000 बोरी की थी, वो अभी तक की जो 7 महीने की एवरेज अगर लें तो ये डिमांड यूं लग रहा है कि जैसे 1,40,00,000 बोरी के आसपास हो जाएगी। तो फंडामेंटल के विपरीत चल रहा है ये बाजार। ओके, तो फिर इस समय जो हम भाव में प्रेशर देख रहे हैं, इसको लेकर क्या आउटलुक है यहाँ से? ये ऐसे ही प्रेशर बना रहेगा, रेंज में रह सकते हैं भाव? प्राइसेस को लेकर क्या आउटलुक है? देखिए, ये भाव बॉटम से बॉटम मुझे लग रहा है। टेम्परेरी कोई 1-2 दिन के लिए और गड़बड़ जाए अलग बात है, लेकिन आने वाला समय और ये पूरा साल ग्वार के लिए, ग्वार और ग्वारगम के लिए बहुत अच्छा रह सकता है और काफी अच्छा रिटर्न दे सकता है हमारे हिसाब से। और और इस तेजी क्योंकि के पीछे कारण क्या रह सकता है मनोज जी? क्योंकि सप्लाईज तो एम्पल साइड पर हैं और सप्लाई को जी लेकर मतलब तो फिर कौन सा फैक्टर्स ड्राइव करेंगे इस तेजी को? देखिए, सबसे बड़ा फैक्टर तो इसकी डिमांड है, जो 50 लाख बोरी इस साल कैरी फॉरवर्ड को और कम करेगा। और भावों का लेवल इतना नीचा है। दूसरा, हमारे एरिया के अंदर गंगानगर हनुमानगढ़ हरियाणा जो नहरी ग्वार बुआई होता है, तो वहां दूसरी कमोडिटी के प्राइसेस इतने अच्छे हैं कि किसान लगातार इस ग्वार सीड की सोइंग लगातार कम करता जा रहा है। तो ये आगामी 1 जून से हमारे यहाँ नहरी एरिया में बुआई भी शुरू हो जाएगी, तो उसका रुझान भी काफी कम आएगा। प्लस कैरी कैरी फॉरवर्ड स्टॉक में से और किसानों के स्टॉक में से लगातार माल कट रहा है। उसी वजह से ये डिमांड की अब तक पूर्ति हो गई। इतनी अच्छी डिमांड के बावजूद 30,000 टन एवरेज गम एक्सपोर्ट हो रहा है मंथली, और 3,000 टन, तीन 3-3.5 हजार टन डोमेस्टिक भी डिमांड है। तो लगभग 11-12 लाख बोरी की हर महीने की ग्वार की खपत है, लेकिन अभी तक उसकी पूर्ति हो रही है। उसकी वजह यही है कि जो स्टॉकिस्ट और किसान की जो थकावट है, वो माल को लगातार बेच रहा है। तो आने वाले समय में ये सप्लाई धीरे धीरे कम होती चली जाएगी और बाजार कभी भी अच्छा मूव ले जाएगा। हमारे हिसाब से, स्टॉक के हिसाब से इससे अच्छी अभी एग्री कमोडिटी कोई आइटम नहीं है। ओके, इंटरेस्टिंग है ये तो मनोज जी कि आप मानते हैं ग्वार में बॉटम बन चुका है, यहाँ से तेजी के लिए तैयार हो रहा है। फिर क्या एंटिसिपेट करके चले? हालांकि लेवल्स या फिर मोमेंटम प्रिडिक्ट करना डिफिकल्ट है, बट फिर भी आप क्योंकि इस बाजार को बेहतर तरीके से समझते हैं, अगर यहाँ से तेजी बनी तो इस साल के लिए कितना मोमेंटम आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए, अच्छा मानसून रहा तो भी ग्वार 6,000 और गम 120-25 आने वाले महीनों में बिक जाएगा। और अगर ओके, मौसम में कुछ विपरीत रहा तो फिर ये जो अपने कह नहीं सकते, वो मार्केट भी हो सकता है। कुछ याद वो 2011 वाला सीन भी आ सकता है। तो हमारे हिसाब से ओके, बहुत अच्छा, बिल्कुल सेफ साइड है। अगर इसको स्टॉक के हिसाब से कोई व्यक्ति इसमें इन्वेस्ट करेगा तो हमारे हिसाब से इस साल बहुत अच्छा रिटर्न उसको मिलेगा। ओके।
तो इस साल बेहतर रिटर्न ग्वार की तरफ से आने की पूरी संभावना, बॉटम बन चुका है, यहाँ से डाउनसाइड ज़्यादा नहीं दिख रही है, इन्हीं लेवल्स के आसपास संभलना चाहिए, टिकना चाहिए और यहाँ से एक तेजी की तैयारी ग्वार करते हुए दिखाई दे रहा है। शुक्रिया आपका मनोज जी। बढ़ सकता है हमारे साथ जी। ओके, कभी भी मार्केट बढ़ सकता है, ये राय है मनोज जी की। शुक्रिया आपका ग्वार पर कमेंट करने के लिए और एक आउटलुक देने के लिए। वंदना भारती हमारे साथ बनी है। वंदना, अच्छा आपकी राय क्या है ग्वार पर? आपने सुना होगा मनोज जी के साथ जो कन्वर्सेशन हो रहा था, काफ़ी बुलिश दिखाई दे रहे हैं। डिमांड सप्लाई का सिनेरियो गोइंग फॉरवर्ड कैसे पैन आउट होगा वो तो उन्होंने समझाया ही, लेकिन इंटरेस्टिंग बात कही कि ये साल ग्वार के नाम हो सकता है, एक अच्छी तेजी एग्री कमोडिटी पैक में ग्वार में देखने को मिल सकती है। आपकी राय क्या है? जी दीपाली, इनफैक्ट ग्वार अच्छे रिकवरी मोड में थी। ये कमोडिटी और टैरिफ की वजह से यहाँ पे जो रैली थी वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हुई है। मुझे लग रहा है कि जैसा सर बता रहे थे, बिल्कुल ही लोअर लेवल पे, हम सपोर्ट लेवल पे हैं। वहां पे खोने के लिए बहुत कुछ नहीं है, कोई बहुत बड़ा वहां से गिरावट नहीं लग रहा है। जो गिरावट आनी थी वो यहाँ पे आ चुकी है, 2 से 4% का गिरावट है। तो जैसे दीपाली, आप नेचुरल गैस पे हम लोगों ने देखा था कि 800 से 200 से भी नीचे चली गई थी ये कमोडिटी, और वहां से बहुत कम चांसेस से नीचे जाने के, अपसाइड पोटेंशियल बहुत था। तो डिमांड सप्लाई सिनेरियो भी यही कह रहा है। मॉनसून नॉर्मल है, ये थोड़ा सा बेरिश फैक्टर इसके लिए होता है, क्योंकि मॉनसून पे बहुत ज्यादा रिएक्ट करती है ये कमोडिटी। और जैसे ही थोड़ा सा ट्रेड टसल कम होता है, तो मुझे लग रहा है कि ग्वार इनफैक्ट चलने के लिए फिर से तैयार है। और जिन लोगों को लग रहा था कि अब यहाँ से और भी मंदी आएगी, उन्हें मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगी कि 9900 से ऊपर मुझे लग रहा है कि ग्वार यहाँ पे फिर से चलेगी। तो उसका पहला पड़ाव जो पोजिशनल कॉल में होगा वो 10,800 का होगा ग्वार गम का। और इसी तरीके से ग्वार सीड की बात की जाए तो मुझे लग रहा है कि 5200 से ऊपर ये एक इंडिकेशन दे देगा अपसाइड का। और जब अपसाइड आएगा तो मेरे ख्याल से 5500, 5600 जो अभी करंट रैली में हम लोगों ने आता हुआ देखा था, वो यहाँ पे देख सकती है कमोडिटी। और थोड़ा सा हम 3-4 महीने वाला थोड़ा सा लंबा टाइम पीरियड रखेंगे तो मेरे ख्याल से 6000 का ध्यान रख के ग्वार सीड में चलना चाहिए। और अगर ग्वार गम की बात की जाए तो मुझे 11800 तक लग रहा है कि इस सीजन में हम आता हुआ देख सकते हैं। अगर बहुत ज्यादा, अगर मानसून में थोड़ी सी भी गड़बड़ी होती है दीपाली, तो वेदर कॉन्ट्रैक्ट की तरह काम करता है ग्वार यहाँ पे। तो मुझे उस समय लग रहा है कि एक स्पाइक जो है और आ सकता है। ओके, चलिए, तो ये रही सलाह आपके लिए ग्वार पैक पर। वंदना बनी रहेंगे हमारे साथ, रुक रहे हैं ब्रेक के लिए, लौटेंगे तो बाकी स्ट्रैटेजीज पर करेंगे फोकस, साथ ही चर्चा करेंगे गोल्ड की। जल्द वापस आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं कमोडिटी कॉल। मातेश्वरी गोल्ड के सीईओ अनुराग रस्तोगी हमारे साथ बने हुए हैं, साथ ही हमारे साथ वंदना भारती हैं। बात कर लेते हैं सोने की, जहां पर लगातार रिकॉर्ड तेजी के बाद प्राइसेस थोड़ा संभलने की कोशिश अब कर रहे हैं। थोड़ी नरमी आज देखने को मिली है, प्रॉफिट टेकिंग है। भाव अब घरेलू बाजार में 95,860 के आसपास कारोबार कर रहे हैं, 99,000 के ऊपर 99,300 तक इनफैक्ट जाते हुए देखे हमने भाव को, लेकिन अब थोड़ी सी प्रॉफिटिंग आते हुए दिखाई दी है। तो पहले तो भाव पर ही कमेंट कर लेते हैं, उसके बाद डिमांड पर भी करेंगे बातचीत। अनुराग जी, क्या राय है आपके सोने के प्राइसेस को लेकर? जब लगातार तेजी आती है तो ऐसे छोटे मोटे डिप्स तो वाजिब होते हैं, लेकिन सवाल ये है कि एक छोटी सी प्रॉफिट टेकिंग है या फिर थोड़ी और सेलिंग इंटेंसिफाई हो सकती है? मैडम, पहले तो आपके सारे व्यूवर्स को, जितनी भी देश की दीदियां हैं, आज उनको लखपति दीदी बनने की बहुत बहुत बधाई हो। क्योंकि मैंने पिछली बार भी आपके शो में कहा था कि 1,03,500 का आंकड़ा हम जल्द छुएंगे, और 1,02,500 रुपए तक कल हम टच कर गए। अभी उस जगह पे आज कहीं ना कहीं डॉलर ने एक डिप मारा है, और मुझे लगता है कि ये जो टैरिफ वार के अंदर कुछ नरमी के संकेत मिले हैं, और जो वर्ल्ड की जो करंट सिनेरियोज बन रहे हैं, तो उसकी वजह से है। मुझे नहीं लगता कि हम इसको कोई बहुत ज्यादा मंदी के रूप में देख रहे हैं। इस तरीके के, जैसा आपने बोला कि इस तरीके के डिप्स बीच में आएंगे, क्योंकि एक तरफा तेजी चली है, और एक तरफा जब चढ़ाई होती है तो हल्की सी उसके अंदर कहीं ना कहीं उतार की संभावना बनती है। लेकिन अभी भी हम इसको कोई बहुत ज्यादा डाउन की तरफ नहीं देख रहे हैं। मुझे लगता है क्योंकि सुबह काफी डाउन जाने के बाद एकदम से उसने फिर मार्केट ने अभी देखिए करंट टाइम में अप किया है, तो हम इसको कोई बहुत ज्यादा डाउन साइड नहीं देख रहे हैं। ओके, बहुत ज़्यादा डाउन साइड नहीं देख रहे हैं। अच्छा, ये बताइए फिर डिमांड किस तरीके की फिलहाल देखने को मिल रही है? प्राइसेस क्योंकि नीचे आए हैं, क्या ये सपोर्ट करेंगे फर्दर डिमांड को? अक्षय तृतीया को लेकर के एक्सपेक्टेशंस हैं? यदि भाव अक्षय तृतीया को लेकर के हमारे जितने भी लोग हैं, अगर भाव 1,00,000 रुपए के आसपास टच करता है या रहता है या मेंटेन रहता है, तो हमें लगता है लगभग 40 से 45% तक का व्यापार हमारा डाउन होगा। और अगर यहाँ से जिस तरीके का अगर कोई और डिप आता है, या कोई ऐसी न्यूज आती है, या इंटरनेशनल मार्केट में कोई ऐसा सिनेरियो बनता है जिसकी वजह से सोना अगर लगभग
92 या 93 हजार रुपए के आसपास सोना आकर के रन कर जाता है, तो मुझे लगता है कि मार्केट पिछले साल की तरह ही वर्क करेगा। और हमें लगता है कि व्यूवर्स जितने भी आपके हैं, उन सब वो भी, और जितने भी आपके दर्शक हैं, मतलब आपके व्यूवर्स को मैं यही कहूंगा कि भाव जरूर गिरेगा, लेकिन सेल अपनी जगह कहीं ना कहीं मेंटेन करने की कोशिश होगी। अगर 93 हजार के आसपास का भाव मेंटेन होता है या 94 हजार के आसपास का होता है, वजन जरूर घटेगा, वॉल्यूम जरूर उनका घटेगा, लेकिन कहीं ना कहीं खरीदी की हमें पूरी उम्मीद है। हमें उम्मीद है कि सोने पे जैसे हमेशा भरोसा जताया है यहाँ के कस्टमर्स ने, आम गृहिणियों ने, वैसे ही इस साल भी अक्षय तृतीया के ऊपर कहीं ना कहीं हमारे अच्छे व्यापार की संभावना है। ओके, अच्छे व्यापार की संभावना है। एक चीज़ और आपसे जानना चाहेंगे अनुराग जी, सो फार जो ट्रेंड्स रहे हैं वो कैसे रहे हैं? डिमांड डेफिनेटली थोड़ी सी इम्पैक्ट होती हुई दिखाई दी, लेकिन कहीं ना कहीं कंज्यूमर की एक्सेप्टेंस आई इस तेज़ी वाले भाव की और वापस फुटफॉल्स हमने बढ़ते हुए देखे। लेकिन फ्रेश बाइंग, रिसाइकिल्ड गोल्ड बाइंग या फिर कम वेट वाली बाइंग यानी लाइट ज्वेलरी की बाइंग, किस तरीके के ट्रेंड्स इस फ्रंट पे देखने को मिले हैं? किस तरीके का पार्टिसिपेशन सो फार देखने को मिल रहा है? देखिए, इसमें सबसे बड़ा रोल आप लोगों का है। आप लोगों ने डेली अपने एक्सपर्ट के माध्यम से पब्लिक को इतना अवेयर कर दिया है कि आज की तारीख में वो हर दिन आपके साथ जुड़ करके पूरी तरीके से वो मिनट टू मिनट अपडेट है। इसका एक सबसे बड़ा फायदा ये मिला है कि उन्होंने जब जैसा माहौल बना उस भाव में अपने परचेजिंग की है और आगे अपनी व्यवस्था सही करके चले हैं, क्योंकि आजकल बहुत से ज्वेलर्स 20% अमाउंट दे करके बुकिंग की भी व्यवस्था करके उन्होंने रखी है कि धनतेरस हो या अक्षय तृतीया हो, आप 20% अमाउंट दे करके अपना सोना बुक कर सकते हैं। तो डेफिनेटली कि लोगों का कहीं ना कहीं बजट गड़बड़ाया है, आम गृहिणी का भी बजट गड़बड़ाया है। तो इसकी वजह से लोगों ने क्या किया है कि धीरे धीरे अपने आप को कन्वर्ट किया है। बहुत से शादी ब्याहों का सीजन है, हमारे यहाँ शादी विवाह कोई भी बिना ज्वेलरी के होती नहीं है। तो ऐसे में बहुत सारे रिसाइकल तो कर रहे हैं लोग, अपना पुराना गोल्ड ला करके उसको रिसाइकिल करा करके अपना या तो गोल्ड बना रहे हैं, ज्वेलरी बना रहे हैं, या पुरानी ज्वेलरी को पॉलिश करवा करके उसको यूज कर रहे हैं, या फिर अगर उनको 100 ग्राम खरीदी करनी थी तो उसको 50 या 40 या 30 ग्राम में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये सब प्रोसेस तो ऑलरेडी चल रहे हैं, क्योंकि भाव कहीं ना कहीं आम आदमी की पहुंच से काफी दूर चला गया है और आम आदमी उसमें अपने आप को काफी अच्छा महसूस कर रहा है। ओके, ठीक है, चलिए शुक्रिया अनुराग जी आपका क्विकली कमेंट करने के लिए प्राइसेस पर और साथ ही साथ डिमांड ट्रेंड्स को लेकर भी। वंदना भी बनी हुई है हमारे साथ। वंदना, आपकी राय क्या है भाव को लेकर? दीपाली, मुझे लग रहा है कि कुछ करेक्शन यहाँ से कह सकते हैं कि आ सकता है। ये प्रॉफिट बुकिंग है तो 94,300 तक मुझे लग रहा है कि गोल्ड शॉर्ट टर्म में यहाँ पे आना चाहिए। इससे ज्यादा का अगर डिप आता है तो मुझे लग रहा है कि अल्टीमेटली 92,400 पे ये फॉल रुकना चाहिए, क्योंकि अभी भी जो ट्रिगर्स है वो बुलिश हैं। और इतने फॉल से मुझे लग रहा है कि अक्षय तृतीया से पहले जो फिजिकल बाइंग है उसमें काफी ज्यादा सहूलियत हो जाएगी निवेशकों को। अपसाइड में मुझे लग रहा है कि अगर अपसाइड देखा जाए कि अपसाइड अगर फिर से रिवर्स होता है तो कितना आएगा, ये करीब करीब 97,400 के करीब बन रहा है। तो मुझे लग रहा है डाउनसाइड पोटेंशियल अभी फिलहाल में थोड़ा सा ज्यादा है, अगर चाइना यूएस में कोई पॉजिटिव यहाँ पे ट्रेड डील होती है तो। ओके, चलिए, तो ये बात हुई गोल्ड की। अब बाकी कमोडिटीज पर भी कर लेते हैं चर्चा। तो वंदना बताइए, पहले तो आपके कुछ ट्रेडिंग कॉल्स जो आपने आइडेंटिफाई किए हों। जी दीपाली, मुझे यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग मूव लग रहा है क्रूड ऑयल में। यहाँ पे बाइंग कंटिन्यू रह सकती है, तो 55-35 के करीब यहाँ पे बाइंग रिकमेंडेशन रहेगी। 5600 का टारगेट होगा, स्टॉप लॉस लगाना होगा 5500 का। दूसरी कॉल यहाँ पे टर्मरिक में है, क्योंकि टर्मरिक में हम लोगों ने बहुत ज्यादा एक अपसाइड आता हुआ देखा था, लेकिन अब यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो यहाँ पे सेलिंग की एडवाइस रहेगी। 14,775 पे सेलिंग करनी है, 14,500 का टारगेट होगा। स्टॉप लॉस प्लेस करना होगा 14,900 का। ओके, तो ये राय रही आपके लिए टर्मरिक पर, जहाँ पर बिकवाली की राय दी गई है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम स्पाइसेस के पैक से ही जीरे पर बात करें तो आपकी राय क्या है? और दूसरी तरफ एक और स्ट्रॉन्ग कमोडिटी रही है कॉटन सीड ऑयल के, यहाँ आपके कमेंट्स क्या हैं? जी दीपाली, जीरे में काफी स्ट्रांग मूव यहाँ पे आई थी। एक्सपोर्ट डिमांड अच्छा होने से और थोड़ा सा सप्लाई साइड कम होने से बहुत स्ट्रांग रैली आई थी, जो कि 21,000 से लेके करीब करीब 25,000 तक चली। अब एक यहाँ पे कह सकते हैं कि प्रॉफिट बुकिंग ही है इस मार्केट में। थोड़ा सा यहाँ पे मुझे लग रहा है कि प्राइसेस में फॉल आ सकता है। ये फॉल अगर आएगा भी तो 22,500 तक आके रुक सकता है, फिर से रिवर्सल एक हम आता हुआ देख सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि एक दो दिन में जो भी यहाँ पे बेरिश प्रेशर है वो यहाँ पे आ जाएगा, और अगला हफ्ता यहाँ पे हम फिर से बाइंग रिटर्न आता हुआ देख सकते हैं। तो फिलहाल के लिए मुझे लग रहा है कि ये कमोडिटी 23,100 के करीब ट्रेड हो रही है। 22,500 तक नीचे का एक भाव आता हुआ देख सकती है। लेकिन इसी में दूसरा काउंटर है, धनिया है, वहां पे भी मुझे प्रेशर लग रहा है, 7420 तक आ सकता है।
कॉटन ऑयल सीड केक एक यहाँ पे जो आपने कहा है कि स्ट्रॉन्ग कमोडिटी बन के उभरी और ये 2500 से 2550 से चली तो 2990 तक अभी ये ट्रेड हो रहा है। तो मेरे ख्याल से इसमें रिकवरी थोड़ी कंटिन्यू रह सकती है। यहाँ पे अपसाइड जो है 3050 से लेके 3100 तक हम आता हुआ देख सकते हैं। आज के दिन में थोड़ा सा करेक्शन है, तो मैं ये कहूंगी कि 2970 2975 आता है तो यहाँ पे फिर से लॉन्ग पोजीशन में ही जाना चाहिए। टारगेट 3050 का रखना होगा, स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा एटलीस्ट 2950 का। ओके, चलिए, तो ये राय रही आपके लिए कॉटन सीड ऑयल केक पर, जहां 3000 के आसपास के लेवल्स फिलहाल देखने को मिल रहे हैं। अच्छा, बेस मेटल्स और क्रूड पर राय क्या है आपकी वंदना? क्रूड पे तो मैंने यहाँ पे बाइंग रिकमेंडेशन ही दिया है और क्रूड मुझे लग रहा है कि यहाँ पे $66 इंटरनेशनल मार्केट में जा सकता है और यहाँ पे 5535 पे बाइंग रिकमेंडेशन है, 5600 का टारगेट है, 5500 का स्टॉप लॉस है। लेकिन बेस मेटल में अब यहाँ पे एक पॉजिटिव मोमेंटम बिल्डअप हो रहा है और जिस तरीके से अभी कल स्टेटमेंट आया है कि यहाँ पे चाइना के साथ भी काफी बढ़िया बात चल रही है क्योंकि मेन टेंशन ही वहीं से था यूएस और चाइना का, तो ये रिएक्शन जो है सबसे ज्यादा हम लोगों ने कॉपर में आता हुआ देखा है और साथ में हम लोगों ने जिंक में आता हुआ देखा है। तो मेरे ख्याल से जिंक में, कॉपर में एक बार हम 862 863 तक के लेवल्स को आता हुआ देख सकते हैं। यहाँ लॉन्ग जाना चाहिए, स्टॉप लॉस लगाना होगा 853 के करीब का। दूसरी कमोडिटी यहाँ पे एल्यूमिनियम भी मुझे इसलिए स्ट्रांग लग रही है क्योंकि ये स्ट्रांगली क्रूड ऑयल से कोरिलेटेड है और यहाँ पे क्रूड में रिवर्सल आ रहा है, यहाँ पे भी रिवर्सल देखने को मिलेगा। तो करंट मार्केट प्राइस से भी अगर हम बाई करते हैं तो 236 का यहाँ पे 236.6 का यहाँ पे टारगेट होगा, स्टॉप लॉस प्लेस करना होगा 231 का। और जिंक में भी मुझे लग रहा है कि जो अपसाइड मोमेंटम है कंटिन्यू रहना चाहिए, 253 के लिए बाइंग करनी चाहिए, 250 प्राइस है, स्टॉप लॉस इसका होगा 248.5 का। ओके, चलिए, तो ये रही आपके लिए तमाम स्ट्रैटेजीज। शुक्रिया वंदना शो में आने के लिए और सभी स्ट्रैटेजीज पर अपनी राय देने के लिए। उसी के साथ एक ब्रेक उस पर आप देखिए आवाज समाचार। नमस्कार।